राय क्या है? ओवर टू यू वीरेश सर एंड अनु। एबीपी आगरा महापंचायत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं धर्मवीर प्रजापति, जो मंत्री हैं कारागार के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय की भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय की जो भावना रखी थी पूरे देश में, उसको साकार करते हुए योगी द्वितीय सरकार में उस बिरादरी, उस जाति से धर्मवीर प्रजापति आते हैं। इनको मंत्री बनाया गया और स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया, और पिछली बार ये राज्य मंत्री थे, प्रमोशन दिया गया ताकि उसकी भागीदारी हो सके और उस समाज, उस बिरादरी जो अति पिछड़ी बिरादरी, अति पिछड़े में भी ऐसी बिरादरी जिसका प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है हमेशा से, उसको एक सम्मान दिया जा सके। और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए मंत्री जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे जितने भी सामने बैठे श्रोतागण हैं और दर्शक हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। मंत्री जी, सवाल, चूंकि आप कारागार मंत्री हैं, जेल की बात करते हैं, और जेल में जिस तरीके से आपने अपना जन्मदिन केक काट कर मनाया, विपक्ष को चुनौती दी कि आइए चलिए जेल में खाइए हमारे साथ, देखिए कैदियों को क्या भोजन दिया जा रहा है, लेकिन जो गायत्री मंत्र वाला काम आपने शुरू किया था, योग, गायत्री मंत्र, ये सब चीजें जो आपने कराई, इसके पीछे प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ये दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, एक पहली बार जब मेरा जेल में जाना हुआ, और उससे पहले कभी मैं किसी मिलने जेल में नहीं गया किसी से भी। पहली बार जेल मंत्री बनने के बाद में जेल में जाना हुआ तो कैदी की व्यवस्थाओं को समझा, और खाली देखने नहीं और निरीक्षण करने भी नहीं, समझने भी गया। पहली बार जो जेल में गया मैंने देखा कि महिलाओं के साथ बच्चे जेल में थे, और एक बच्चा मैंने देखा 2 साल का लड़का, और उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे कच्छा बनियान के अलावा। माँ ने कहा बेटे नमस्ते करो। लड़के ने हाथ जोड़ के नमस्ते किया, और मैंने हाथ जोड़े, इतनी देर में उसने मेरे पैर छुए। बस मन में थोड़ा एहसास हुआ कि इस बच्चे के जेल में जो संस्कार हैं, इस बच्चे का क्या दोष है, ये बाहर पढ़ना चाहिए था, इसकी परवरिश अच्छे से होनी चाहिए थी, लेकिन ये जेल में है। उसके बाद दूसरी एक घटना मैं आपको सबको बताऊं, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दूसरी घटना, मैं अपने ऑफिस से जा रहा था आवास, VIP गेस्ट हाउस पे, चौराहे पे रेड लाइट थी, वहाँ एक गाड़ी महिला बंदियों की मैंने देखी, उसमें एक बच्ची लड़की थी। जो गाड़ी में जो जाली होती है, उस गाड़ी से महिला, वो बच्ची झांक रही थी हाथ रख कर के बाहर। बड़ी पीड़ा हुई मन में कि ये इस बच्ची का खेलने कूदने का समय है, सो बाहर की दुनिया जाली से हाथ रख कर के बाहर झांक करके देख रही। दूसरे दिन अपने विभाग की बैठक बुलाई, और मैंने कहा बच्चों की मुझे डिटेल चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े, और बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, सुनिश्चित हो। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश की 42 जेलों में उन बच्चों के लिए शिक्षक नियुक्त हैं, और जिन जेलों में शिक्षक नहीं हैं उनमें वो जेल के हमारे महिला और पुरुष जो रक्षक हैं, वो उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही हमने निर्देश दिया कि बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था भी हो, क्योंकि बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद खेलें कूदें तो माँओं के साथ जो बैरोग में माँओं की जो चर्चा होगी, उसका प्रभाव बच्चों के दिमाग में न पड़े, वो व्यवस्था के लिए हमने किया। और अभी एक कल बहुत बड़ा आस्था का, हमारी बहनों का आस्था का पर्व गया है। कल परसों हमारे दिमाग में आया कि एक हमारी मातृ शक्ति का एक बहुत बड़ा पर्व है, पावन पर्व है। हमने एक निर्देश दिया कि सभी जेलों में महिलाओं को और जो पुरुष हैं बाहर से, जो उनकी पत्नियां अगर मिलने आना चाहें करवा चौथ के व्रत पर, तो उनको समुचित मिलने की व्यवस्था, और चंद्रोदय के समय जो बंद महिला हैं उनको पूजा अर्चन करने की व्यवस्था समुचित की जाए। तो मुझे खुशी है, और मेरे पास जो फोटो और वीडियो आए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में इस तरह का भव्य आयोजन महिलाओं के सम्मान के लिए किया है। बहुत बड़ा अवसर एक कल देखने को मिला है।
अभी एक अधीक्षक हमारे आगरा के हमसे मिले, वो बता रहे थे कि हमने जो महिलाएं थीं जो व्रत रख रही थीं उनके लिए फिरोजाबाद से चूड़ी भी मंगाई, सारी व्यवस्थाएं हमने की। 85 महिलाएं ऐसी थीं जिनके पति भी जेल में थे। पहले अगर मैनुअल के व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो मिलने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार जो है उन पुरुषों को और महिलाओं को पूजन अर्चन करने का एक साथ अवसर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने की है। और अगर बात करें, हमने तो 81 साल का जेल का मैनुअल बदला है। हमने देखा है कि युवा जेलों में युवाओं की संख्या बहुत है, और वो भी गरीब परिवार के अधिकतर संख्या में है। उनके लिए स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमने व्यवस्था की है कि एमी शेमी से उनको साथ ट्रेनिंग कौशल विकास से हमने जोड़ा है। ये इसके पीछे एक रहस्य हमारा ये है कि जो नौजवान लड़के हैं, किशोर बच्चे बहकते हैं और कहीं न कहीं घटित घटना में और वो अपराधी बन जाते हैं, उनको आगे अपराध से रोकने के लिए ये हमने व्यवस्था की है कि जेलों में उनकी ट्रेनिंग व्यवस्था कराई जाए, वो स्वरोजगार से जुड़ें, तो बाहर जाने के बाद बाहर दुनिया अपराध की दुनिया में दोबारा वो प्रवेश न करें। ये व्यवस्था हमने की है। और रही बात, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। तो जब पदभार मिला था उस समय नवरात्र आने वाले थे, तो मैंने भी सोचा कि नवरात्रों में ही पदभार ले जाए, लेकिन कोई शुभ काम ऐसा पहला हो, इससे एक संदेश भी अच्छा जाए और शुभ काम पहले। तो मैंने जो है गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का निर्देश दिया। उसके पीछे खाली ये नहीं था कि मंत्र पढ़ा जाए, उसके पीछे एक रहस्य था। वो मैं रहस्य आपके माध्यम से सभी हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उसके पीछे रहस्य ये था कि बंदी बैरक में बंद रहते हैं तो आपस में वही चर्चा करते हैं कि मैं इस केस में हूँ, मैं तुम इस केस में हो। और कभी कभी पहले सुनने को मिलता था कि छोटा अपराधी बड़ा अपराधी बन जाता है, बाहर के बड़ा अपराध कर लेता है। तो उनकी वो चर्चा आपस में जो रहती है, उनके दिमाग में वो घर कर जाती है। उस दिमाग की चर्चा, जो दिमाग में जो फालतू की चर्चा जो घर कर जाती है, उससे उसे बचाने के लिए हमने गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कराया। उसका लाभ देखने को ये मिला। सभी उत्तर प्रदेश की जनपदों से हमने जब समीक्षा की, उसमें देखा गया कि पहले बंदियों को हमारे अधीक्षक बताते थे कि जब बैरक खोलते थे तो हमें जेल प्रशासन के लोग लगाने पड़ते थे उनकी व्यवस्था करने के लिए, लेकिन अब हम बैरक खोलते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण का प्रभाव ये है कि बंदी स्वयं आकर के अपना लाइन में लगते हैं, प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ, रामायण का पाठ और सुंदरकांड का पाठ हर जेलों में है। हर जेलों में मंदिर की व्यवस्था है। बंदिश कहीं किसी पे कोई रखी नहीं, जो अपना अच्छा लगे वो मंत्र का उच्चारण करे। ऐसा नहीं है कि बंदिश हो। और उसका परिणाम ये मिला है कि बंदियों में सकारात्मक सोच देखने को मिली है। इसका एक परिणाम और बहुत बड़ा मिला है कि बंदी आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे छोटी छोटी बातों पे, वो सब चीज़ें खत्म हुई। एक सकारात्मक सोच बंदियों के मन में आई है और व्यवहार में आपने बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बहुत परिवर्तन देखे और बहुत अच्छी बात है कि आपने इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने और जो एक बेसिक ह्यूमन राइट की चीजें हैं वो भी उपलब्ध कराई हैं। जेल के अंदर जाना जीवन समाप्त हो जाने जैसा नहीं है। देखिए एक और है, मैं आपको बताएं, पेशेवर बंदी दो तरह के होते हैं। एक तो पेशेवर होता है, एक अनायास घटित घटना में बंदी बन जाता है। पेशेवर कैदी के लिए हमारी ओर से कोई छूट नहीं है, जो पेशेवर है जी। लेकिन अनायास घटित घटना में कैदी बन जाते हैं, ठीक, उनको प्यार से, धार्मिक भावना से, उनको उनके परिवार से कनेक्ट करके उनको सुधारा जा सकता है। मैंने जो है इसी व्यवस्था को, क्योंकि बैरक बनाना, जेलें बनाना एक अपराध नियंत्रण का एक वो व्यवस्था नहीं है जी। जेलों में भीड़ कम करने का मैंने अपने जो मन में सोचा है वो ये है कि हम नौजवानों को, किशोरों को अपराध की दुनिया से बचाएं, कैसे उनका मन परिवर्तित करें, ये हमने तय किया। और तय करने के बाद में मैंने स्वयं 32 जेलों का दौरा कर और सीधे कैदियों से संवाद किया। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ फ़ोटो दिखाना चाहूँगा जी, कि ये बंदियों के मेरे सीधे संवाद के वो हैं फ़ोटो हैं।
लगता नहीं कि कोई अगर बाहर का व्यक्ति देखेगा तो कोई देख नहीं पाएगा कि ये बंदी हैं और समझेगा कोई कि बाहर कोई कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन बंदियों को मंत्री जी एक सवाल है कि अभी आपने गायत्री मंत्र, खाना, जन्मदिन, बाकी सब किया, एबीपी गंगा के इस मंच से ऐसी कौन सी योजना है आपकी जो आपके मन में चल रहा है, प्रस्ताव है, जो आप करने वाले हैं जेल के सुधार के लिए, जो इस मंच से हम कह सकते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और जेल सुधार के लिए धर्मवीर प्रजापति ने दिया एक बड़ा बयान एबीपी गंगा के मंच पर? देखिए, जेलों में हमारे बहुत से नौजवान अनायास घटित घटना में जो बंद हैं, हमारा प्रयास है एक उनको आगे क्राइम से बचाना। मेन लक्ष्य हमारा आगे क्राइम से बचाना और बाहर जो नौजवान हैं वो किसी भी रूप से बहके ना, अपराध की दुनिया में न जाएं, ये भी एक संदेश देना। जब संवाद मैंने शुरू किया है तो उसमें मैं उस ज़िले के जिलाधिकारी को साथ लेकर के जा रहा हूँ। एक सबके जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये जानकारी अभी जेलों के अंदर है, जेल के बाहर अभी नहीं गई है, तो आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जिलाधिकारी को हम साथ ले जाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब संवाद हम करते हैं, संवाद में उनको भी बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं और एसपी को भी हम साथ लेकर के जा रहे हैं, बहुत कुछ जानकारियाँ संवाद में उनको भी मिलती है। उसके बाद संवाद के बाद जिलाधिकारियों से हम कह रहे हैं कि किशोर बच्चे, मेरा अनुमान है कि 14-15 साल से और 20 साल का बच्चा समाज में विकृति अगर आती है, उसके दिमाग में विकृति, तो वो 20 साल के अंडर में आती है, थोड़ा परिपक्व हो जाता है 20 साल से ऊपर, वो क्राइम से बच जाता है। लेकिन कहीं न कहीं गलत संगत में आकर के किशोर बहकता है। तो किशोरों के लिए किशोर बहके ना, हम जिलाधिकारियों से कह रहे हैं कि आप जो कॉलेज हैं उनके छोटे बच्चों को जैसे हम टूर पे ले जाते हैं, ऐसे ही किशोर बच्चों को जेल का टूर कराइए। अच्छा। बंदियों का रहना, उनका जीवन यापन कैसे चलता है, अगर वो उनके दिमाग में वो देखेंगे तो मेरा अपना मानना है कि हो सकता है कि वो क्राइम की दुनिया से बच जाएं। अच्छा। और वो नौजवानों में जब चर्चा होगी तो यही एक विकल्प है कि नौजवानों को हमें अपराध की दुनिया से बचाना, गलत संगत पा करके वो अपना कहीं भी अपराध की दुनिया में न चले जाएं, उनको रोकना सबसे बड़ा लक्ष्य हमने अब वो बना लिया है। उस पर हमने काम करना भी शुरू कर दिया। क्या ये जेल टूरिज्म होगा? होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। देखिए, और ये एक समझ में क्या है कि जैसे जिलाधिकारी जाते हैं समझते हैं, जैसे एक पीलीभीत का मैं उदाहरण दूंगा आपको। हमसे पहले ही जिलाधिकारी ने वहाँ एक तालाब था, तालाब साफ कराया तो उसमें जलकुंभी थी। जलकुंभी उन्होंने ला करके और जेल में मंगाई और जेल से जो हमारी महिला बंदी थी उनसे उनको पूजा वाली टोकरी, मार्केट करने वाली जाली थैला, वो जलकुंभी से बनवाया। आप अगर उस थैले को देखेंगे, उस पूजा वाली टोकरी को देखेंगे तो कह नहीं सकते कि ये जलकुंभी की बनी है। तो एक वो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा। ठीक है। और जो जलकुंभी जो बेकार में पड़ी थी, तालाब भी साफ हुआ और जो जलकुंभी थी उसका भी उपयोग हुआ। मंत्री वो जी, भी यूटिलाइज हुई। अनु हमारे साथ दिल्ली से आई तो वो पूछ रही थी रास्ते में कि आजकल जो है जेलों में ठाएं वो चाकूबाजी, वो बाकी करतब देखने को कम सुनाई पड़ रहा है। पहले जो जेलों में उत्तर प्रदेश की जो जेल थी इसके लिए बड़ी कुख्यात थी, विख्यात नहीं कुख्यात थी। तो ये हमसे पूछ रही थी, ये दिल्ली की रहने वाली मैं यही पूछ रही थी और इसे मैं इस तरह से रखना चाहूँगी कि वो इमेज जैसा आप बता रहे हैं, लग रहा है कि जेलों में बहुत विकास हो गया है, उनकी शक्ल सूरत बदल गई है, लेकिन इससे पहले जो छवि आती थी उत्तर प्रदेश की जेलों की वो ये आती थी कि या तो वहाँ मोबाइल फ़ोन पकड़े जा रहे हैं, या वहाँ ऐशो आराम की चीज़ें देखी जा रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, या फिर वहाँ पर बैठकर अपराधी गैंग संचालित कर रहे हैं। तो ये जो छवि में परिवर्तन हुआ है, पूरी तरह से हुआ है ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कैसे ये परिवर्तन आया है, इसके लिए आपकी कितनी बड़ी भूमिका रही? मैं आपका धन्यवाद करूँगा इस बात के लिए कि आप हम जो कर रहे हैं वो आप जान रहे हैं और समझ रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपके माध्यम से और आम जनता के माध्यम से जो भी हमें सुनने को समझने को मिलता है उसको और अच्छा करने का हम प्रयास करते हैं।
इसमें हमारी सकारात्मक सोच हमें जेल में भी हमारे जेल के कर्मचारी और बंदियों को सकारात्मक सोच के साथ परिवर्तन करना। हम जब संवाद करते हैं तो खाली बंदी ही नहीं जी। अगर आप देखेंगे उस संवाद को, आप मेरे साथ एक संवाद अगर आप देखेंगे तो लगता है सामने जब कि जितने बंदी बैठे हैं 1000 हों 500 हों जो भी हों, लगता है कि ये सभी सुधर गए, लेकिन हम मानते हैं कि सभी नहीं सुधर पाएंगे, तो 20%, 30%, 40% जो भी सुधर जाएंगे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वो आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी सोच सकारात्मक करनी होगी, हमें परिश्रम करना होगा और परिश्रम यही है कि हम जेलों में जाकर के सीधा उनके साथ संवाद, आत्मीयता। एक मैं घटना आपको बताता हूँ। एक जैसे संवाद हम कर रहे थे तो मुस्लिम कैदी हमारे करीब 50 से ऊपर की उम्र होती उनकी, 60 के आसपास, और रोने लगे बहुत तेज़ आवाज़ में। हमने भीड़ में से बुलाया उनको और उनसे पूछा आप रो क्यों रहे हैं, मेरे पास वीडियो भी है। हमने उनसे पूछा रो क्यों रहे हैं, तो बोले कि आपने मुझे मेरा परिवार याद दिला दिया। तो मैंने इनको कहना चाहेंगे कि जो नौजवान लड़के हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे। तो रोते रोते उन्होंने कहा कि बच्चों, मैं लड़ाई झगड़े में और जेल में आ गया हूँ और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कोई भी बच्चा कोई गलती न करे जेल में आए। एक नौजवान लड़का रोने लगा संवाद में, बहुत कम उम्र का। हमने उससे पूछा बुला करके आप क्यों रो रहे हैं, उन्होंने बोला कि आपने मुझे मेरा घर याद दिला दिया। मेरा पिता नहीं है, मेरी माँ है और मैं बड़ा बेटा हूँ, घर में बड़ा बेटा हूँ। तो मेरे बाद में मेरी माँ काम करने जाती है और मेरी माँ काम करने जाती है, मैं जब काम करता था बाहर तो मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लड़की बन के नाचता था मैं। अच्छा। उस लड़की ने बताया। तो बोले मेरी तरफ लोग जो है किस दृष्टि से देखते थे, मुझे लड़की समझते थे, जबकि सबको पता थी कि मैं लड़का हूँ। और बोले मेरी माँ अगर मान लो बाहर काम करने जाती है, कौन किस दृष्टि से देखता होगा मेरी माँ को, मेरी माँ किस तरह से मजदूरी करती होगी, मेरी तारीख के लिए पैसे करती होगी या परिवार को चलाती होगी। एहसास हुआ उसको। संवाद में हम अपने कैदियों को उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि आपके जेल के अंदर आने के बाद आपके परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता होगा, किन परिस्थितियों से आप जीवन यापन चलाता होगा। अब एक व्यक्ति अगर मान लो कोई गलत करता है, मैं आपको थोड़ी सी समय और लूँगा इस पर से। जी जी सर। कि एक व्यक्ति अगर गलती करता है, उस परिवार की मैं आपको जानकारी मेरे भी जानने में जब ही आया है, जब जेल मंत्री बना हूँ, आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा, सबको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति की छोटी गलती से कितना बड़ा परिवार परिस्थितियाँ झेलता है, वो हमने जो समझा है वो मैं आपको जानकारी आपके माध्यम से दूँ। उस घर में, जिस घर का व्यक्ति जेल में है, उस घर में अगर उसकी बहन है, शादी योग्य है, तो अच्छा परिवार कोई व्यक्ति उसकी शादी करना नहीं चाहता। वो लड़की, वो बहन जब अच्छा परिवार लेना नहीं चाहता तो किस घर में जाएगी? उस घर में जाएगी जिसके योग्य लड़का नहीं है, जिसके योग्य घर नहीं है। उस बहन का, उस बेटी का जीवन बर्बाद एक गलती से हुआ। उसका भाई है अगर घर में, उसके भाई की शादी करने कोई नहीं आता कि इसका भाई जेल में है, अपराधी है, उसके भाई की जीवन बर्बाद होता है जी। उसके समाज में माँ और बाप जीना मुश्किल होता है उनका। सामाजिक परिस्थितियों में आना जाना, पड़ोसी उनके यहाँ बैठना बंद कर देते हैं, रिश्तेदार उनके आना जाना बंद कर देते हैं। ये हमने भी महसूस किया है। जब ये बातें हम उनके सीधे बंदियों से करते हैं, उनको एहसास होता है कि बहुत बड़ी गलती हमसे हुई है। वो संकल्प करते हैं कि आगे हम सुधरेंगे, काम करेंगे, बाहर जाकर के काम करेंगे, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। इतना बड़ा प्रभाव उस परिवार पे पड़ता है, ये बहुत सोचने की, समझने की बात है। अब मैं आप दिल्ली से हैं तो एक जानकारी और दूंगा आपको जी सर। आप तिहाड़ का बहुत नाम है। हाँ जी। आप तिहाड़ का एक बार सर्वे कर लीजिए और उत्तर प्रदेश का आप किसी भी जेल का सर्वे कर लीजिए, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको देखने को उत्तर प्रदेश की जेलों में। उत्तर प्रदेश की जेलों में अब आप जाएंगे, एंटर करेंगे तो लगता नहीं है कि हम जेल में आए, लगता है किसी पार्क में घूमने आए हैं।
इस तरह से व्यवस्था अच्छा, जेलों की हुई है। मैं इसे थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहूंगी और इससे पहले कि हम राजनीतिक सवालों की तरफ बढ़े, वीरेश जी उससे जुड़े बहुत सारे सवाल लेकर बैठे हैं, लेकिन मैं इस कंपैरिजन को थोड़ा और ऊपर लेकर जाऊंगी। जब हम विदेशी जेलों की तस्वीर देखते हैं अलग अलग माध्यम से, तो वहाँ ये देखने को सुनने को मिलता है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें वहाँ फॉलो किया जाता है। आप देखिए कितने भी भारत देश का पैसा लेकर भागे भगौड़े हों, वो ये कहते हैं कि हम भारतीय जेलों में नहीं जाएंगे, वहाँ तो हमारी मलेरिया से ही मृत्यु हो जाएगी। वहाँ की जो लिविंग सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है। इस छवि को कैसे सुधारा जाए, और आपने क्या कभी किसी विदेशी जेल का दौरा किया है अपने वर्क कल्चर को सुधारने के लिए, तो वो बताएं कि कैसे देश भर की जेलों के उत्थान के लिए और उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। देखिए, अभी मैं किसी उत्तर प्रदेश से बाहर प्रदेश में नहीं गया, विदेशों की बात तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अक्सर मंत्री मेरा लक्ष्य है पहले मैं अपने घर को ठीक करूं। ठीक, मेरा लक्ष्य है कि हम बाहर देखने जाएं, उससे पहले हम अपने जेलों को ऐसा बेहतर बनाएं कि बाहर के लोग देखने आएं। ये हमारा प्रयास है और उस लक्ष्य पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं हम उस पर। हम एक आगे हमारा लक्ष्य है कि हम इस तरह से अपनी जेलों को विकसित करें कि बाहर के लोग सभी हमारे उत्तर प्रदेश को देखने आए। चलिए मंत्री जी, ये बहुत बड़ा प्रयास। मंत्री जी, आपने कहा कि जेल को ऐसा कर दिया कि तिहाड़ भी फेल हो गया और सब कुछ है, लेकिन ये जो ठूस कर कैदी उसमें भरे हुए हैं, ओवरलोडेड, तो ये भी तो एक बड़ी समस्या है। इससे कब निजात मिलेगा यूपी की जेलों को, कैदियों को कैसे सुधरेगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है आपका, और इस पे हम आपको जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश में 10 जिले ऐसे हैं जिसमें जेलें नहीं हैं। उसमें हम ज़मीन लगभग हमने खरीद ली है। कल भी हमारी एक कैबिनेट की बैठक में अमेठी जेल का प्रस्ताव पारित हुआ है, मंजूर हुआ है। इस सभी जो जेलें 10 जिलों में नहीं है, वो उनके कैदी सभी पड़ोस की जेल में जाते हैं जी, तो वह ओवर क्राउडिंग है, ये हम मानते हैं इस बात को। अच्छा। हम बैरक बना रहे हैं 10 जिलों में जहाँ जेलें नहीं हैं वहाँ जेलें बना रहे हैं। आगरा में मैंने केंद्रीय कारागार में 2 बैरकों का उद्घाटन मैंने स्वयं किया है। हमारे इटावा में जेल बन के तैयार है, केवल उसमें बिजली का काम थोड़ा बाकी है, उसके बाद में वो शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। श्रावस्ती में हमारी जेल बन के तैयार हो गई है, वहाँ भी ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे ही सभी 10 जिलों में हमारा जेल बनाने का लक्ष्य है और ज़्यादा जेल बनाकर अब इस समस्या का समाधान जी, करेंगे। धर्मवीर जी, लेकिन मेरा इसी से एक लेकिन छोटा मेरा सा अपना मानना है, लेकिन जुड़ा मेरा हुआ नहीं सवाल मेरा है। लेकिन मेरा एक अपना मानना है, जेल बनाना, बैरक बनाना एक निदान नहीं है। निदान है सभी सरकार का भी और सभी समाज में रहने वाले सभी का, कि हमें अपने बच्चों को भी ध्यान में रखना होगा कि हमारा बच्चा कहीं गलत संगत पढ़ करके अपराध की दुनिया में न चला जाए। जागरूकता लाने की एक जगह समाज में जागरूकता लाने के लिए और नौजवानों को, किशोरों को अपराध की दुनिया से बचाने का काम भी हम सबको करना होगा। धर्मवीर जी, जो वीरेश जी ने बात पॉइंट आउट की कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड जेल हो रही है और इसका एक दुष्परिणाम हमने कोरोना काल में देखा था। उस समय कितनी भारी तादाद में जो कैदी थे वो कोरोना संक्रमित हुए, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी समस्याएं उस दौरान निकल कर आई। तो क्या उस पर आपने कुछ काम किया है? हम बता तो रहे कि 10 जिलों में हम जेलें बना रहे हैं, ज़मीन खरीद ली है, इटावा में बन के तैयार है, श्रावस्ती में बन के तैयार है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम बैरकें बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम युवाओं को इसके बाद पूरा जब उत्तर प्रदेश कवर होगा उसके बाद मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि मैं स्कूलों में बच्चों के साथ संवाद करूँगा। ठीक है। जेलों में जाने के बाद, जेलों में संवाद के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते थे वो समझ में आई हैं। देखिए, एक घटित घटना का वर्णन करूं मैं कि एक महिला के साथ 2 बच्चे थे जेल में। हम बच्चों को कुछ बांट रहे थे। हमने उनसे कहा कि क्या आप इन बच्चों को घर नहीं छोड़ सकते? उन्होंने कहा कि मेरे घर में कोई है नहीं, सभी जेल में है। अच्छा। हमने कहा कि उनसे आप जेल में सभी क्यों हैं? उन्होंने कहा कि बहू ने फांसी लगा ली थी, उसमें उनके मायके वाले ने हमारे बेटे के ससुराल वालों ने FIR की, सभी घर के लोगों को लिखा दिया, सभी जेल में हैं। तो इसलिए ये बच्चे भी जेल में हैं। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस लड़की जो
फांसी लगाई, उस लड़की के पिता ने जो एफआईआर की जी अपनी बेटी के सहानुभूति के बतौर, तो उन बच्चों को भी उनको ले जाना चाहिए था, मेरा अपना मानना है। और उन ससुराली पक्ष से, लड़की के ससुराल पक्ष से उन बच्चों की परवरिश के लिए खेत जमीन। मंत्री जी एक सवाल, एक मिनट, चूंकि जेल पे हो गया, एक मिनट पहले ये पूरा हो जाए। जी जी उन बच्चों के प्रति उनकी सहानुभूति रखते हुए जो भी करना था करते, लेकिन वो जिस बेटी के लिए हमने एफआईआर की, उसी बेटी के बच्चे दोनों जेल में हैं। किस तरह से परवरिश उनकी होनी चाहिए, किस तरह से परवरिश हो रही है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सबको भी विचार करना होगा। मंत्री जी, चूंकि आप जेल मंत्री के साथ साथ आप होमगार्ड मंत्री भी हैं जी। होमगार्डों की बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि जो ड्यूटी लगाना होता है उसमें भी घुसखोरी है, पैसा लगा के लेकर ड्यूटी लगती है, नहीं लगती है, तमाम तरह का भ्रष्टाचार है। इस जो होमगार्ड हैं उनको दोयम दर्जे की हैसियत में रखा जाता है बल में, जबकि हम लोग सड़कों पर देखते हैं सबसे ज़्यादा वही खटते हैं, धूप में वही रहते हैं और सबसे ज़्यादा संघर्ष वही करते हैं। इनकी इस समस्या का निदान क्या होगा, इस मंच से बता दीजिए। बहुत सारे लाखों होमगार्ड आपको इस प्रोग्राम में देख रहे होंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं धन्यवाद करूंगा आपने कि 90,000 हमारे होमगार्ड कर्मी हैं। मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहूँगा कि मास्टर रोल की इसकी व्यवस्था से अब उनकी ड्यूटी लग रही है, ऑनलाइन ड्यूटी की व्यवस्था हो गई है पहले। और ऐसा नहीं है कि कल किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी किसी को पता नहीं, ये ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। और 90,000 होमगार्ड कर्मियों के लिए 34,000 होमगार्ड कर्मी हमारे, 25,000 थानों में और 9,000 करीब 112 में। जी, जो व्यवस्था थी वो गृह विभाग की ओर से उनकी ड्यूटी लगती थी पहले, और गृह विभाग के पास ही उनका बजट रहता था, उनका जो पेमेंट देना था होता था तो वो गृह विभाग के पास ही जाता था। लेकिन ये चीज़ें जब हमने समझने के बाद मैं आपकी माध्यम से सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि 34,000 का जो बजट जो गृह विभाग के पास जाता था वो इस बार के बजट में वो होमगार्ड विभाग के पास आ गया है। और व्यवस्था पहले ड्यूटी भी गृह विभाग थाने वाले लगाते थे, वही उनकी सैलरी देते थे, जो भी मासिक वेतन था, दैनिक भत्ता था वही देते थे, तो लेट भी हो जाता था। लेकिन इस अब जो है वो व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि बजट होमगार्ड विभाग के पास स्वयं आ गया और होमगार्ड विभाग व्यवस्था एक क्लिक में सभी होमगार्डों के पैसे एक ही दिन में पहुंच जाते हैं, पहुंच जाएंगे सब कुछ। ये बहुत बड़ी व्यवस्था, सारी व्यवस्था। एक जानकारी मैं और दूं आपके माध्यम से। होमगार्ड विभाग में, होमगार्ड विभाग का 5 जून में वृक्षारोपण का अभियान जब चला तो हमारे होमगार्ड विभाग ने पर्यावरण की दृष्टि से हमने एक बैठक की और होमगार्ड विभाग को एक जिम्मेदारी दी वृक्षारोपण के अभियान की। हमारे होमगार्ड विभाग ने वृक्षारोपण का अभियान चलाया और 4.5 लाख पौधे हमारे होमगार्ड विभाग ने लगाए। उसके बाद गंगा दशहरा के अवसर पर हमने स्वयं सभी से कहा कि गंगा दशहरा हम सभी मनाते हैं, लेकिन हम क्या संकल्प ले सकते हैं कि नदियों की हम सफाई करें। तो हमारे होमगार्ड विभाग ने 50 नदियों का सफाई का अभियान चलाया गंगा दशहरा वाले दिन। अभी एक होमगार्ड विभाग ने पर्यावरण की दृष्टि से लेकर के, क्योंकि मैं पर्यावरण पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है धर्मवीर जी, जैसा आप बता रहे हैं। एक और मैं जानकारी की थोड़ी कमी है मैं, क्योंकि आपके पास इतना लेखा जोखा है अपने कार्य का कि वीरेश जी को तो पॉलिटिकल सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। एक जानकारी और दें हम आपको कि इस जो 17 तारीख से 17 सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन था जी, उस दिन से हमारे होमगार्ड विभाग ने वृक्षारोपण का बेहद अभियान चलाया। और जो सरकार की योजना है अमृत सरोवर वाली योजना, सभी उत्तर प्रदेश के जनपदों में अमृत सरोवर पर हमारे होमगार्ड विभाग ने 17 तारीख से लेकर के गांधी जयंती तक 2 अक्टूबर तक वृक्षारोपण का बेहद अभियान चलाया है। ये बहुत बड़ा अभियान हमारा। तिरंगा यात्रा का हमारा माननीय प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था कि हर घर पर तिरंगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे। अनु, आपको ये नहीं लगता कि धर्मवीर प्रजापति जी
कारागार मंत्री के तौर पर और होमगार्ड मंत्री के तौर पर सुधार की एक लंबी फहरिस्त बिल्कुल। एबीपी गंगा के बिल्कुल, मैं दर्शकों वही को कह रही उन्होंने थी, बहुत बताया, लेखा-जोखा है इनके सब पास कुछ बयां आपने करने के लिए। बताया और सुधार की तरफ आप अग्रसर हैं और सबसे ज़्यादा तो आपके चेहरे पर एक संतोष का भाव है जो आपने काम किया है, ये हम दोनों महसूस कर सकते हैं और एबीपी गंगा के दर्शक भी। दो बातें और कहूँगा मैं इसी में जी। एक तो तिरंगा यात्रा वाला, जी हमारे होमगार्ड विभाग ने ब्लॉक लेवल से लेकर के ब्लॉक, जिला और कमिश्नरी स्तर और फिर प्रदेश स्तर तक एक तिरंगा यात्रा का अभियान चलाया और 14 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समापन किया। तो और धर्मवीर प्रजापति दूसरा एक और प्रजापति इसमें जी एक और पहले मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली के इसलिए मैं बता रहा हूँ जी जरूर। कि रक्षाबंधन के अवसर पर हाँ जी बहन भाई का अटूट प्रेम का त्योहार होता है। ठीक। जेलों में हमने निर्देश दिया कि इस बार क्योंकि बैरक में मान लो 50 कैदी वो हैं। तस्वीरें हमने देखी नहीं, धर्मवीर जी, एक- और वो तस्वीरें हमने एबीपी गंगा अनु, के मंच से जिस दिखाई तरीके थी। से मंत्री समय जी की के थोड़ी पास कम है। फेरिस्त नहीं, है, एक उससे मिनट। लगता है कि एक उसमें मंत्री जी समय का अभाव है। एक मिनट। एबीपी गंगा महापंचायत नहीं, एक में मिनट जरूर लूंगा आपका मैं इस बहुत पे। बहुत स्वागत है। एक मिनट और लूंगा मैं इस आपने आपका आभार भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। धर्मवीर और जी। जिस तरीके से आपने बताया और अभी आप एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।